यहाँ पर हम देखें जैसे कि टू कपल्ड इंडक्टर दे रखे हैं L1 L2, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या होगा। तो दो कपल्ड कंडक्टर का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम देखें जैसे ये इंडक्टर है और ये भी इंडक्टर है, इसके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो कपलिंग कोफिशिएंट से ये वैल्यू निकाली जाती है और कपलिंग कोफिशिएंट से जो m की वैल्यू है वो लेस देन होती है √L1 L2 से। अब ये निकालते कैसे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू देखें हम तो L1 की वैल्यू क्या होगी, N1 नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग इंटू ∅1, इसके द्वारा जो फ्लक्स क्रिएट होगा डिवाइड बाई I1। इसी तरीके से हम L2 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसके थ्रू करंट जो भी इंडक्टेंस होगा सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू वो क्या होगा L2 ∅2 डिवाइड बाई I2। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो हम डिफाइन करते हैं, मान लो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है हमें, तो कैसे निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर N2 की साइड निकाल रहे हैं तो हम निकालेंगे N2 और इधर निकालेंगे ∅21 यानी 2 से 1 की साइड डिवाइड बाई I1। अगर इसी को N1 की साइड से निकालने तो ऐसे निकालेंगे N1 N2 ∅12 डिवाइड बाई I2। ये होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसमें ही कपलिंग कोफिशिएंट आ जाता है। कपलिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जो बीच में इनको कपल करने का काम करता है, जैसे कि इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो कपलिंग कोफिशिएंट होता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लक्स विच लिंक्स द कॉइल इज कॉल्ड कपलिंग कोफिशिएंट। अब कपलिंग कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, जैसे के मान लो कपलिंग कोफिशिएंट है तो कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू होती है ∅12 1 की साइड से निकाल रहे हैं तो ∅1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 की साइड से निकाल रहे हैं तो आ जाएगा ∅21 डिवाइड बाई ∅2। ये कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालें तो दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरीके से निकाल सकते हैं, mm इक्वल टू mm स्क्वायर, और इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे कि ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करें हम तो ये हो जाएगा N1 ∅12 डिवाइड बाई I2 इंटू N2 ∅21 डिवाइड बाई I1, इस तरीके से। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एम स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, क्योंकि ∅12 है, ∅12 डिवाइड बाई यहाँ पर जो के की वैल्यू है ∅12 डिवाइड बाई ∅1। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर एम स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर L1 L2। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि k की वैल्यू लेस देन 1 है तो m की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी √L1 L2। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आई है हमारा। नेक्स्ट देखें, ए वोल्टेज वेवफॉर्म दे रखी है, वोल्टेज Vt इक्वल टू 12t² इज अप्लाइड अक्रॉस दी 1 हेनरी इंडक्टर for t इक्वल टू ग्रेटर देन 0 with initial current through it being 0। The current through the inductor for t greater than 0 is given by। तो करंट थ्रू द इंडक्टर t ग्रेटर देन 0 है वो किसके द्वारा दी जाएगी यहाँ पर। तो t ग्रेटर देन 0 के लिए जो करंट दी जाएगी वो वैल्यू यहाँ पर दी जाएगी, जैसे जो Vt की वैल्यू है V ऑफ t इक्वल टू L di/dt। अब करंट थ्रू इंडक्टर हमें निकालनी है तो IT की वैल्यू क्या हो जाएगी, IT की वैल्यू हो जाएगी 1/L 0 टू t Vt dt। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं 0 टू t Vt का वैल्यू क्या रखे 12t², तो 12t² dt हो जाएगा। टी स्क्वायर का आकलन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा t⁻³ डिवाइड बाई 4, और 12 पहले से ही है तो ये कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा t⁻³ डिवाइड बाई 3 आएगा, तो 3 से ही कट जाएगा तो 4t⁻³ आ जाएगा। 4t⁻³ हमारा आंसर हो जाएगा t ग्रेटर देन 0 पर। नेक्स्ट हम देखें,
RMS वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो यहाँ पर RMS वैल्यू इसकी निकालनी है। तो इसकी RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर 2 एम्पियर दे रखी है तो इसकी RMS वैल्यू हम निकालेंगे। IRMS इक्वल टू होता है √1 टाइम पीरियड 0 से T I स्क्वायर dt। लेकिन यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफाइड सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव दे रखी है। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव किस तरीके से दी जाती है। ये सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है, फिर हाफ के लिए 0 होगी, फिर यहाँ पर यानी कि T/2 के लिए ये सेकंड है और ये T तक ये आएगी वैल्यू, यानी T तक 0 है और T तक यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इंटीग्रेट यानी कि √IRMS की वैल्यू 1/T, फिर 0 से T/2 तक तो आएगी यहाँ पर 2 एम्पियर, यानी कि I का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं 4 dt। और T/2 से T तक ये हो जाएगी 0, यानी टोटल 0 ही हो जाएगा, तो इसको तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब T/2 तक हम देखें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर तो आ जाएगा 1/T टाइम पीरियड इनटू यहाँ पर 4 आ जाएगा, और T/2 से यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो T/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगी, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 रह जाएगा हमारे पास में √2, और √2 हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हम देखें ये सर्किट शोन इन द फिगर। इट इज डिजायर्ड टू हैव ए कांस्टेंट डायरेक्ट करंट IT थ्रू द आइडियल इंडक्टर L। द नेचर ऑफ वोल्टेज सोर्स मस्ट बी। तो वोल्टेज सोर्स का नेचर क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखें कि जो सोर्स वोल्टेज है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो सोर्स वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू एल इंटू आई इंटू एस, यानी कि इसका लाप्लास इनवर्स लाप्लास हमने कर दिया है। अब क्या होगा, S इंटू एल तो ये आ ही जाएगा, इसका लाप्लास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K/S। तो S से S कट जाएगा तो यानी KL की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो यानी कि VT की जो वैल्यू है, VT यानी इनवर्स लाप्लास कर दें तो लाप्लास इनवर्स ऑफ D ऑफ S हो जाएगा, यानी सोर्स वोल्टेज का इनवर्स लाप्लास। तो सोर्स वोल्टेज BS की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, KL लिखी थी, तो KL ये आ जाएगी डेल्टा T। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सोर्स वोल्टेज का यहाँ पर क्या होना जरूरी है, इम्पल्स होना जरूरी है। तो सोर्स वोल्टेज मस्ट बी एन आइडियल इम्पल्स। नेक्स्ट देखें, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ओवर ए साइकिल व्हेन एक्साइटेड बाय AC सोर्स। तो AC सोर्स के द्वारा अगर कैपेसिटर को एक्साइटेड किया जाता है तो एक साइकिल में कितनी इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो पहले हाफ साइकिल में तो ये क्या होगा, चार्ज होगा, दूसरे हाफ साइकिल में ये डिस्चार्ज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम सोर्स वोल्टेज AC सोर्स वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो VS की वैल्यू है वो लिखी जाएगी, यानी यहाँ पर VS की वैल्यू क्या होती है, VS इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ये हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होता है, हाफ साइकिल में डिस्चार्ज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, द प्रैक्टिकल करंट सोर्स यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है यूजुअली किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो यूजुअली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है करंट सोर्स को रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द आइडियल करंट सोर्स। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर हम रिप्रेजेंट भी करें तो ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द आइडियल करंट सोर्स। और आइडियल करंट सोर्स हैज इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द सोर्स, but a practical current source does not have some amount या same value of resistance connected across it. Ideal voltage source will charge a ideal capacitor। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो आइडियल कैपेसिटर को कितनी देर में यहाँ पर चार्ज या डिस्चार्ज कर देता है।
तो इसके अकॉर्डिंग बात करें हम, आइडियल वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर को कितनी देर में चार्ज या डिस्चार्ज कर देगा। तो यहाँ पर जैसे कि ये वोल्टेज सोर्स है, इसके पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर प्लस माइनस है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ पर, तो ये इंस्टेंटेनियसली इसको चार्ज कर देता है, क्योंकि जैसे ही ये सोर्स वोल्टेज है डायरेक्टली ये वोल्टेज है इसका थ्रू अप्लाई होता है कैपेसिटर के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि ये इंस्टेंटेनियसली चार्ज करता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स will charge an ideal capacitor instantaneously and current under this condition will be impulse। और इसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इम्पल्स होती है ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट हम देखें, इन दिस सर्किट ऑफ फिगर एमीटर E2 रीड 12 एम्पियर। तो यहाँ पर ये रीड कर रहा है यहाँ पर 12 एम्पियर, और A3 रीड यहाँ पर 9 एम्पियर। तो A1 की वैल्यू क्या होगी, 12 और 9 को जोड़ देंगे यहाँ पर, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर कि A3 यहाँ पर 9 एम्पियर रीड कर रहा है, A2 यहाँ पर 12 एम्पियर रीड कर रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि I जो करंट की वैल्यू होगी, I की वैल्यू वो होगी √IR² प्लस IL स्क्वायर, यानी कि √ में 9 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को जोड़ेंगे तो √225 आएगा। तो आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितना, 15 एम्पियर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि करंट इन इंडक्टर लैग दी अप्लाइड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। इंडक्टर में जो करंट है वो 90 डिग्री से लैग करती है, आई और वी। इसका मतलब हम कह सकते हैं रजिस्टर है वो फेज अप्लाइड वोल्टेज की फेज के अकॉर्डिंग होती है, तो इमीटर की रीडिंग है वो इस तरीके से यहाँ पर निकाली जाएगी, तो 15 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इन द गिवन सर्किट वोल्टेज हैज फेज। तो वोल्टेज का फेज क्या होगा यहाँ पर, तो इस वोल्टेज का फेज हम देखें यहाँ पर रेस्पेक्ट टू VL, यानी कि लोड वोल्टेज से क्या होगा, VS हैज द फेज एंगल विथ रेस्पेक्ट टू VL। तो VL और VS में जो फेज एंगल होगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो फेज एंगल हम कैसे निकालेंगे, फेज एंगल निकालने के लिए यहाँ पर जो कंडीशन है वो आ जाएगी यहाँ पर J10 इंटू सोर्स वोल्टेज का एंगल आ गया 0 डिवाइड बाई 17.32 प्लस J10, यानी कि सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल इम्पीडेंस आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 सोर्स वोल्टेज के 90 एंगल 90 माइनस के 0, क्योंकि ये J से ऊपर जाएगा तो 90 माइनस 0 हो जाएगा सोर्स वोल्टेज के। तो ये यहाँ पर हो जाएगा VS की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 90 माइनस J10 है और 17.32 है, तो इसके अकॉर्डिंग 90 माइनस 32 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर वैल्यू हम देखें VS डिवाइड बाई 2 एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। तो VS डिवाइड बाई 2 एंगल 60 डिग्री आ गया, इसका मतलब माइनस के 60 डिग्री यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी ये लैग करेगा। तो सोर्स वोल्टेज फेज एंगल इज माइनस 60 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू लोड वोल्टेज। नेक्स्ट हम देखें, all the resistance in the circuit figure are ohm each. The switch is instantaneously open. What happens the lamp instant intensity when the switch is closed? तो स्विच को जैसे ही क्लोज किया जाएगा तो लैंप की इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हम देखें ये दोनों ब्रिज बैलेंस कंडीशन है, तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो सेम रहता है कि दोनों कंडीशन के अंदर। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम रहेगा चाहे इसको बंद करो चाहे चालू करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAV विल रिमेन सेम। तो A और V की बात करें यहाँ पर, आइदर स्विच इज ओपन और क्लोज्ड,
तो हम कह सकते हैं कि करंट थ्रू द लैंप विल आल्सो बी सेम। तो लैंप की इंटेंसिटी है यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये क्या है रेजिस्टेंस इक्वल रहता है दोनों कंडीशन में। अगर रेजिस्टेंस चेंज होता है तब इंटेंसिटी पर यहाँ पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि फिगर बताया गया A1 A2 A3 आइडियल एमीटर लगे हुए हैं यहाँ पर। A1 और A3 यहाँ पर रीड कर रहे हैं, जैसे A1 5 एम्पियर रीड कर रहा है, A3 यहाँ पर 13 एम्पियर रीड कर रहा है। हमें निकालना है कि E2 क्या रीड कर रहा है। E2 को निकालने के लिए यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी अंडर रूट 169 माइनस के 25, तो अंडर रूट आ गया 145। तो 12 एम्पियर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी किसकी, E2 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर के अंदर जो करंट है वोल्टेज से लीड करती है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पर। तो जो वैल्यू है IC स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर इक्वल टू सोर्स करंट का स्क्वायर, ये इस तरीके से निकाली जाती है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो IC की वैल्यू है वो 12 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे two coil having equal resistance but different inductance connected in series. Two coil having equal resistance but different inductance are connected in series. The time constant of series combination is, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यहाँ पर टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, अगर दो कॉइल यहाँ पर कनेक्टेड है मान लीजिए, तो वो दो कॉइल को किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। जैसे हम कनेक्ट करते हैं दो कॉइल को एक रेजिस्टेंस के साथ में और एक इंडक्टेंस के साथ में, तो ये हो जाएगी हमारी R1 L1। इसी को हमने दूसरे रेजिस्टेंस के साथ में और इंडक्टेंस के साथ में कनेक्ट कर दिया तो R2 और L2 हो गई है यहाँ पर। तो ये हमारी दो कॉइल के दो सिरे हो गए हैं। अब यहाँ पर दो कॉइल दे रखी है, दो सिरे दे रखे हैं यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो दोनों की जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज ऑफ द टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉइल। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ द टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉइल। अब हम बाकी नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।